हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट हमने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात की थी, उसी तरह आज हम जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा भी कुछ विषय सामग्री को बताया गया था, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसमें अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरा हमारा है समष्टिगत अर्थशास्त्र, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हम व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले उसके एक विषय सामग्री की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमको व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र में पढ़ना क्या है अलग अलग। तो वैसे तो जैसे कि हमने कहा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, इसको हमने माइक्रो मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं इसे। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एक व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे एक उपभोक्ता हो, या किसी एक 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 वस्तु हो, तो जब हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो वो सब आता है हमारा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उसी तरह से हम एक पूरी अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, या फिर हम जो पूरे देश के उत्पादन की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं वो पूरा हमारा किस में आता है, समष्टिगत अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, उसकी विषय सामग्री है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने बोर्ड पे सामने देख रहे हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करें तो हम क्या 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 है उसमें अंदर, जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में जब सामग्री की बात करते हैं, हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, मांग के सिद्धांत। मांग के सिद्धांत जैसे कि हम अभी इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक्चुअली में ये होता क्या है। मांग के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि मांग क्या होती है, और किस तरह से हम मांग को और जो पूर्ति को उसको बराबर करते हैं, एक मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आता है, और वस्तुओं की जो मांग होती है वो कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। इसी के अंतर्गत हम मार्शल के द्वारा जो दिया हुआ मांग का नियम भी अध्ययन करेंगे, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से मूल्यों में परिवर्तन होने की वजह से मांग में परिवर्तन होता है। अगर मूल्य बढ़ते हैं तो मांग कम होती है, और मूल्य कम होते हैं तो मांग बढ़ती है। तो हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक मांग के सिद्धांत के भी नियम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है उत्पादन के सिद्धांत। उत्पादन के सिद्धांत कि किस तरह से उत्पादन को बढ़ाना होता है, उसमें कौन कौन से साधनों का हम प्रयोग करते हैं, और किस तरह से साधनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता और घटता है। ये सारी बातें भी हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कीमत निर्धारण। वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, किस तरह से वस्तुओं का बाज़ार में जो विक्रय है वो बढ़ता है घटता है, क्योंकि जो मूल्य होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वस्तुओं की बिक्री में। तो हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किसी फर्म के द्वारा वस्तुओं का जो कीमत निर्धारण होती है उसका भी इसमें अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं वितरण की। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी वितरण का मतलब, जो भी फर्म हैं, जो भी कंपनियां हैं जो वस्तुओं को बनाती हैं, वो किसी न किसी तरह जो जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके तक उसको पहुंचाया जाता है। जैसे कि कोई भी उपभोक्ता देश के किसी भी कोने में हो, तो वस्तुएं बनती हैं भी हैं, जैसे कहीं ना कहीं वस्तुएं बन रही हैं, तो किस तरह से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो ये सारी बातों का अध्ययन हम वितरण के अंतर्गत करेंगे। आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण में हम देखेंगे कि जो जो उपभोक्ता है उसको जो भी आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ जो भी उसको जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, मार्शल, इन्होंने जो जो अपनी परिभाषाएं दी थी, हम देखें कि एक उपभोक्ता को धन के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी उसके जीवन को चलाने के लिए, जो उसके आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए तो हम देखेंगे कि जो एक मनुष्य के आर्थिक कल्याण की बात करेंगे कि हम एक कैसे किसी उपभोक्ता के आर्थिक कल्याण को बढ़ाएं। तो ये सारी बातें हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके बाद देखते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम कौन कौन सी विशेष सामग्री को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, समष्टिगत अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक एज अ होल, जो हम पूरी इकोनॉमिक को जब एक साथ उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं होती है,
या एग्रीगेट इकोनॉमी की बात होती है। एग्रीगेट से मतलब टोटल हम पूरे जो आय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, कि इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय की बात नहीं होगी। वैसे ही रोजगार है, प्राइस है, ये सारी बातों का अध्ययन करते हैं हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में। चलिए हम इनको एक पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि क्या क्या विषय सामग्री है इसकी। जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय आय से मतलब एक देश की आय। एक देश की आय एक होल कंट्री की आय कैसे निकलती, जैसे हमने देखा था व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो भी काम करता है उससे जो आय अर्जित करता है वो उसकी खुद की एक पर्सनल एक इनकम होती है, उसी से वो अपने खर्चे पूरे करता है। तो वो एक इंडिविजुअल आय है जो कि हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय से मतलब क्या है कि जब हम पूरे देश में जो भी वस्तुएं और सेवाओं को जो भी एक वर्ष की में उत्पादन होता है उनका जो बाज़ार मूल्य होता है वही हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है। तो ये एक एग्रीगेट जो इकोनॉमी है उसकी बात होती है यहाँ पे। उसके बाद है राष्ट्रीय बचत। राष्ट्रीय बचत से मतलब जो नेशनल सेविंग्स, हमारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वहाँ पे हम जब हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते थे तो एक बैंक की, एक फर्म की, एक इंस्टीट्यूशन की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक होल जो पूरा कंट्री है उसकी बात करें, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, जो देश में जितने भी बचतें होती हैं, जितने भी हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो भी बचत की जाती है उन सभी का जो योग होता है वो क्या होती है, राष्ट्रीय बचत। तो हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय बचत की बात करते हैं, ना कि एक व्यक्तिगत बचत की बात होगी। उसके बाद है राष्ट्रीय विनियोग। राष्ट्रीय विनियोग से मतलब है नेशनल इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज़ या नए बिजनेसेस या जो भी न्यू कैपिटल या जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सारा कुछ है वो कहीं ना कहीं हर बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अगर देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, देश के रोज़गार को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विनियोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय विनियोग से मतलब है हमारे देश में जो भी बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जब सभी में एक साथ मिल के जब विनियोग होता है तो उसका फ़ायदा पूरे देश को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है। अगर हमें रोज़गार बढ़ाना है तो हमें विनियोग करना होगा और नए नए कारखाने लगाने होंगे, नए इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी, नए प्रोडक्ट्स उत्पादन करने होंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विनियोग की। जब पूरे देश में मिलकर सभी तरफ जब विनियोग होगा तो एक पूरा वो विनियोग क्या करेगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय है उस आय को बढ़ाएगा। फिर उसी तरह क्या है कुल रोज़गार। कुल रोज़गार से मतलब है जब हमारे पूरे देश में जो रोज़गार का स्तर है उसकी बात होती है। जब रोज़गार को बढ़ाया जाता है, रोज़गार को बढ़ाने के लिए हमें विनियोग करना होगा, नए कारखाने लगाने होंगे, नए इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी, इनोवेशंस करने होंगे, तो रोज़गार की बात होगी। तो यहाँ पे हम कुल रोज़गार की बात करेंगे। ये देखेंगे कि हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है वो उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला है और कितने लोग बेरोज़गार हैं। तो यहाँ पे इस बात का अध्ययन किया जाएगा, ना कि एक छोटे से क्षेत्र के बारे में, किसी शहर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश के रोज़गार की बात होगी। उसके बाद है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन से मतलब जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय को हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं कि देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका हम गणना करते हैं, उनका जो बाज़ार मूल्य निकालते हैं। तो कुल उत्पादन का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में जितनी भी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी बिज़नेस हो रहा है, सभी मिलकर जब उत्पादन करते हैं तो कुल उत्पादन की बात होती है। यहाँ किसी हम एक इंडिविजुअल किसी फर्म या इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे देश में जितना भी रोज़गार हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उस सारे उत्पादन का जो भी योग होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, पूरे देश में जो भी उत्पादन हो रहा हो, जो भी चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का, सबका जो योग करते हैं वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादन होता है। फिर उससे बोलते हैं सामान्य रोजगार। सामान्य रोजगार से मतलब क्या है, जब पूरे देश में जो जनरल एम्प्लॉयमेंट है, सामान्य रोजगार है, मतलब सभी लोगों को जब रोजगार मिलता है तो हम उसको सामान्य रोजगार मिलते हैं। तो हर
देश की जो सरकार है उसका जो प्राथमिकता क्या होती है कि हम अपने नागरिकों को सभी को रोज़गार उपलब्ध कराएं। तो रोज़गार का स्तर को बढ़ाएं, रोज़गार का स्तर बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं कीमत स्तर। कीमत स्तर का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मूल्य, बाज़ार मूल्य क्या है। क्योंकि जब पूरे देश की जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम समष्टिगत अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अब समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनके प्राइस की बात करेंगे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल वस्तु या सेवा की। फिर बात करेंगे मंदी मतलब डिप्रेशन। जब कोई भी देश मंदी में आता है तो वो किसी एक संस्था या एक इंडस्ट्री या एक कारखाने की वजह से नहीं होता है। जब पूरा देश मंदी के घेरे में कब आता है, जब देश के सारे सेक्टर, चाहे वो कोई भी एक फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी एक सर्विस इंडस्ट्री हो या किसी तरह भी कोई संस्था हो, जब सभी डिप्रेशन में, सभी मंदी में आ जाती है, सभी के रोज़गार कम होने लगता है और सभी को नुकसान होने लगता है, हानि होने लगती है उनके अपने व्यापार में, तो पूरा का पूरा देश मंदी में आ जाता है। तो हम ये मंदी की बात करेंगे तो मंदी का मतलब है पूरा जो पूरा कंट्री है जब मंदी, डिप्रेशन में आ जाता है तो हम उसकी बात करेंगे कि वहाँ क्या कंडीशंस होती है, वो क्या कारण होते हैं और उस कारण या उस मंदी से निकलने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये सारी बातों का अध्ययन करेंगे हम समष्टिगत अर्थशास्त्र से। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात की बात करेंगे। क्योंकि आयात निर्यात जब होता है तो क्या होता है कि ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ एक ही कंट्री को आयात निर्यात करते हैं। हम आज का जो दौर है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो हर देश कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट करता है। तो ये सारी बातें समष्टिगत अर्थशास्त्र में होती हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के कौन कौन से जो तरीके हैं, उनमें कौन कौन से हमें जो स्टेप्स को फॉलो करना होगा, कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, कैसे इंपोर्ट्स को कम करेंगे। ये सारी बातें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आर्थिक विकास का मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी देश, हर कंट्री अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो विकास की बात करेंगे वो पूरे देश के विकास की बात होगी, पूरे देश की आर्थिक विकास की बात होगी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या कंपनी की बात होगी। तो आर्थिक विकास के क्या क्या जो फीचर्स हैं, कैसे हमको अपने देश का आर्थिक विकास करना होगा, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कैसे रोज़गार बढ़ाना है, कैसे उत्पादन बढ़ाना है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर व्यापार चक्र से मतलब है कि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी, चाहे वो एक इंडस्ट्री हो या पूरा जो वर्ल्ड हो, वो किसी तरह कहीं ना कहीं एक तरह से एक पूरे चक्र में वो बिज़नेस चलता है, जहाँ पे वो शुरुआत होती है, फिर वो ग्रोथ करता है, बूम करता है, फिर डिक्लाइन होता है, इस तरह से फिर एक तरह से रिवाइव करता है। तो पूरा जो बिज़नेस है, पूरी इंडस्ट्री है, पूरा आर्थिक चक्र चलता रहता है। इस तरह से हम देखेंगे हर स्टेज पे अलग अलग जो रणनीति क्या होती है, किस तरह से एक व्यापार को, अपने आप को बाज़ार में बनाए रखने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी होती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे समष्टिगत अर्थशास्त्र में। फिर है वितरण मतलब जो राष्ट्रीय आय का वितरण किस तरह से समान रूप से हम जनसंख्या के बीच में करते हैं। तो ये सारी बातें भी हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आय को हम किस तरह से बराबर समान रूप से हम पूरी जनसंख्या के बीच में उसको वितरण करें।